स्टार्ट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 7, होपफुली हमारा ये आज लास्ट लेक्चर होगा जो ऑनलाइन अवेलेबल है। और हम लोग कल एक डिस्कशन कर चुके थे ऑलरेडी, बस कल मैं होमवर्क चेक करना चाह रहा था जिसकी वजह से मैंने इससे आगे रीडिंग नहीं किया था। तो हमने कल जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था अगर एक साइड पे जॉइंट प्रोमिसर है या प्रोमिसी, अब तो ये पोजीशन है, तो जो भी हैं हम उनमें से किसी पे भी उंगली रखेंगे तो वो लायबल हैं सेवरली भी, और अगर उन सब पे जॉइंटली केस फाइल करना चाहें तो जॉइंटली भी। और वो कैसे कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर 60,000 की पेनल्टी है या कंट्रीब्यूशन है फॉर्म की, तो वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। सो हमने इसको यूं समझा था, लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी और लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ। शाबाश। इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस द प्रोमिसी में, अब ये अज्यूम कर रहा है प्रोमिसी इंडिविजुअल है और सामने वाली फर्म है, द प्रोमिसी में compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of the, किसी एक पे भी उंगली रखेगा और कहेगा चल भाई पूरी कर, in the absence of express agreement to the, अगर इसके बरक्स कुछ एग्रीमेंट हुआ हो तो जैसा एग्रीमेंट हुआ हो, यानी कि ये एक्सेप्शन क्लॉज कि जैसा एग्रीमेंट फिर वैसा ही। पढ़िए एग्जांपल 9। नहीं होती, होती कब है? पार्टनरशिप ही है ना एक मॉडल तुम्हारे पास, और पार्टनरशिप फर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ है। एग्जैक्टली, अनलिमिटेड का मतलब यही है कि फर्म का डेट अगर एक्सीड कर गया उसके एसेट से, तो मतलब आपके पर्सनल वेल्थ बिकेंगी। और ये भी हो सकता है एक बंदा बहुत अमीर हो और बाकी दो पार्टनर गरीब हों, तो अमीर वाले की ऐसी की तैसी होने वाली है। क्यों? क्योंकि सारी लायबिलिटी वो बियर करेगा, क्योंकि सेवरल लायबिलिटी भी है, और बाद में वो अपने गरीब कंगले पार्टनरों से मांगता रहेगा कि मेरे जो तुम्हारे हिस्से का लायबिलिटी मैंने बर्डन उठाया वो मुझे शेयर करो। लेकिन थर्ड पार्टी सुकून में रहेगी, थर्ड पार्टी सेव रहेगी। सो वो कहते हैं जी, एग्जांपल 9 होगी, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। हमने यही भी थोड़ी देर पहले किया कि भाई कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इक्वली, अनलेस कि उनका एग्रीमेंट कुछ और हो। जैसा फर्म के अंदर मोस्टली शेयरिंग रेशियो डिफरेंट भी हो सकती है, और हो सकता है कोई पार्टनर कह दे मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा। जॉइंट प्रोमिसर में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द, सबकी लायबिलिटी इक्वल है अनलेस के एग्रीमेंट हुआ हुआ है स्पेसिफिकली इससे कंट्रेरी, इसके बरक्स। और वो डिफरेंट हो सकता है, हमें पार्टनरशिप का मॉडल का पता है कि भाई उसमें डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकती है। पढ़िए जी एग्जांपल 10। जी एग्जांपल 10 क्लियर। फिर हमने पढ़ा था कि लॉस बाय शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन द कंट्रीब्यूशन, कोई एक जॉइंट प्रोमिसर या प्रोमिसी जॉइंट प्रोमिसी डिफॉल्ट कर जाए तो उसका बर्डन क्या थर्ड पार्टी बियर करेगी कि अमंग देमसेल्फ? अमंग देमसेल्फ। If any one or more of joint promisor makes default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default, कैसे? In equal share. सो इक्वली डिवाइड कर लेंगे अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया। अगर आपको याद हो तो कल हमने एग्जांपल पढ़ी लैला वाली, लैला इंसॉल्वेंट हो गई थी तो बाकियों ने मिलके बर्दाश्त किया था। पढ़िए एग्जांपल 11। जी क्लियर एग्जांपल। जी क्लियर एग्जांपल। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, ये हमने कल एक बात आखिर में जब डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था अगर ए जो है वो एक्स को रिलीज कर दे तो क्या वाई जी कहेंगे कि हमने, सॉरी
हाँ एक्स, ये वाला केस था कि अगर मिस्टर एक्स मिस्टर ए जो है एक्स को रिलीज कर दे, तो क्या वाई जी ये कहेंगे कि आपने इसे रिलीज कर दिया तो हम भी लायबिलिटी पे नहीं करें? तो मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो थर्ड पार्टी की तरफ लायबल रहेंगे। लेकिन क्या एक्स अब वाई जी को भी लायबल नहीं होगा? नहीं, जब घर की बात आएगी अमंग देमसेल्फ तो लायबिलिटी इक्वल शेयर है। चलो जी पढ़ते हैं फिर यहां से। कहते हैं इन केस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस अ रिलीज ऑफ वन ऑफ द ज्वाइंट प्रॉमिसर बाय द प्रॉमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर ज्वाइंट प्रॉमिसर। एक का रिलीज करना बाकी का रिलीज नहीं है, एंड दोनों शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। इट डज नॉट फ्री द ज्वाइंट प्रॉमिसर सो रिलीज्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर ज्वाइंट प्रॉमिसर और प्रॉमिसर। आपस की लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ में वो बच के नहीं भाग सकता। पढ़िए एग्जांपल 12। सारे भी ताज़ा उठ के आए हैं, बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। चलें प्लीज पढ़िए एग्जाम्पल 12 जी। डन, आगे चलते हैं। फिर लास्ट पॉइंट जो कि मुझे शुरू में पढ़ाना चाहिए था जब मैंने ये पढ़ाया था, क्योंकि हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था कि अगर जॉइंट प्रोमिसर हो या जॉइंट प्रोमिसी हो, उन्होंने अपना एक्सरसाइज करना हो तो कैसे करेंगे? जॉइंटली। और अगर उन्होंने अपनी लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन एक्सरसाइज परफॉर्म करनी हो तो जॉइंटली, अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर। और कोई एक मर भी जाता था तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकियों के साथ, सारे भी मर गए, सारों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी। शाबाश, समझ आ गई है ना, मतलब बेस बन गई है, बेहतरीन। सो अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, उसने वो लाइन पहले ही लिख दी। इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम, यानी एक इंडिविजुअल और बाकी फॉर्म है, विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ, जब तक वो जिंदा है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम, अगर उनमें से कोई एक मर गया एक्स वाई जी में से, with the representative of such deceased person jointly with the survivors, and after the death of last survivor with the representative of all of them jointly. अच्छा जी, ये देखो अब सवाल ये पार्टनरशिप का है। मैं आंसर वैसे यहाँ पे नहीं करना चाहता, लेकिन ये बता दूं कि इसके प्रिंसिपल्स डिफाइंड हैं पार्टनरशिप के अंदर, क्लियरली डिफाइंड है। एक क्लियर लाइन लिखी हुई है। एक छोटी सी बात अगर समझा दूं, मैं अगर पार्टनर हूं और मैं आज छोड़ के जा रहा हूं, तो आज के आने वाले बाद वाले, मेरे बाद वाले जितने भी, अगर मैं लॉफुली सारी कंप्लाइंसेस करके छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं उसकी बाद में समझाऊंगा मैं क्यों ऐसा वर्ड बोल रहा हूं। लॉफुली तमाम कंप्लाइंसेस करने के बाद मैं जा रहा हूं, गुड बाय, मैं जा रहा हूं। इसके बाद जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ, लेकिन इससे पहले वाले जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं साइन कर चुका हूँ, आई एम लायबल फॉर दैट। तो गुडविल नहीं देना, गुडविल नहीं देनी तुम्हें, तो गुडविल कौन सी मैंने साथ ही तुम्हें दे देनी है शेयर। सो मैं तुम्हारी शेयर में सेटलमेंट कर लूंगा, सिंपल। तभी तो गुडविल का शेयर फौरन नहीं दिया जाता, रिटेन किया जाता थोड़ी देर के लिए। जी क्लियर? एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 ओके आगे चलो। फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। ये मैंने कल नहीं पढ़ाया था, मैंने इससे अगला पढ़ाया था जो लेटेस्ट था। 11 पढ़ लो जल्दी, बहुत आसान सा सवाल है। देखो उसने एक एक करके आपसे सवाल पूछे हैं। 2 नंबर का था, पुराना रोल मॉडल नहीं है हमारा सवाल, बस समझने के लिए है। ओके बेहतरीन हो गया। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे आते हैं जरा। कहते हैं जी स्प्रिंग 2017 का पास पेपर है, बल्कि इसको घर से करने के लिए ना दूं 3 को घर से करने के लिए देता हूँ, 4 मैं करवाता हूँ, क्योंकि 4 लेटेस्ट अटेम्प्ट है। लेटेस्ट अटेम्प्ट मीन्स आफ्टर द स्कीम चेंज, जो अटेम्प्ट थी स्प्रिंग 2022 की, ये वो अटेम्प्ट है। In November 2021, Farhan, Numan and Salman established a hotel in Sawat. For the day-to-day operation of the hotel, they jointly borrowed 6 lakh from Danish. एक तरफ ज्वाइंट प्रोमिसर आ गए या प्रोमिसी आ गए, जो भी कह लो, आपने एक तरफ से बात करनी है और एक तरफ इंडिविजुअल। फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months अंडर द प्रोविजन आपने कुछ बातें बतानी है। नंबर 1, कैन दानिश रिकवर द लोन
only from Numan on the due date? Yes, jointly and severally liable. All partners are jointly and severally liable to third party. देखो कल अगर आपको याद हो थोड़ी सी बात, मैंने बातों बातों में एक बात समझाई थी कि ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी में एक बहुत बारीक सा स्टेप का डिफरेंस है, नॉन कंप्लायंस का। ड्यू डेट के ऊपर कह रहा है, ड्यू डेट पे तो ऑब्लिगेशन होती है, लायबिलिटी थोड़ी होती है। ओवर ड्यू जो होता है वो लायबिलिटी होती है। उस केस में मैं जिस पे उंगली रखूंगा उसको कह दूंगा, वरना ऑब्लिगेशन की एक्सरसाइज कैसे होगी परफॉर्मेंस? ऑब्लिगेशन किसकी होगी? ज्वाइंट। नहीं समझे बात मेरी? ड्यू डेट पे वो कह रहा है, देखो बड़ा क्लेवर है ना, ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट पे तो मेरी ऑब्लिगेशन है, और ऑब्लिगेशन कैसे एक्सरसाइज होनी है? ज्वाइंट राइट, ज्वाइंट लायबिलिटी, ज्वाइंट ऑब्लिगेशन। बात समझिए? अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर। जो आपने भी आंसर किया वो लायबिलिटी का था, सो वो गलत हो गया। बात समझ आई? सो कैन दानिश रिकवर लोन? यस, वो रिकवर कर सकता है अनलेस कंट्रेरी। अदरवाइज आपको यूं लिखना चाहिए इसका आंसर कि भाई ये ज्वाइंट ऑब्लिगेशन होगी तीनों की, और इंडिविजुअल से रिकवर कर सकते हैं अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट में हुआ राइट तो कर सकेंगे, वरना नहीं। पढ़िए जरा सोल्यूशन। उसने लिखने का अंदाज बदला लेकिन बात वही की है उसने। अब दूसरी बात, कैन दानिश रिकवर द लोन इफ फरहान, नुमान एंड सलमान डाई बिफोर द ड्यू डेट? तीनों पार्टनर मर जाए। यस, उसके लीगल, क्योंकि देखो ये लोन अमाउंट है, इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड, तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली या सेवरली? ज्वाइंटली बाउंड होंगे टू परफॉर्म। ठीक है, नहीं कह सकते, लेकिन अगर तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट लिखा हो तब तो और बात है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप तीनों पे ज्वाइंटली फेयर करोगे। क्या क्या क्या? अमंग देम नहीं, ऐसा इतना इस तरह डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, यूजुअली होता नहीं है। कभी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को उठा के देखो, कहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहे होंगे, वो हमेशा डिवॉल्व ही होती है लायबिलिटी, लिखी कभी नहीं होती। ठीक है, बिफोर द तीनों मर गए ना, तो ज्वाइंट कह रहे हैं ना, मैंने कौन सा ज्वाइंटली परफॉर्म करेंगे ना, रिकवर तो कर सकते हैं उनसे। लेकिन ये अगर रिकवरी के लायबिलिटी तो उनके कंधों पे चलेगी ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के। लेकिन अगर वो अभी ना दे और कहें ड्यू डेट के बाद ही देंगे, ड्यू डेट के बाद तो ओवर ड्यू हो गया। ड्यू डेट होती है, मतलब फर्ज मैं 30 दिन का क्रेडिट दिया, 30वां दिन जो है ना वो ड्यू डेट है। अब उससे पहले पहले आपने जैसा बिजली का बिल होता है, आपने पे करना है उस डेट से पहले पहले, उसके बाद उसे क्या बोलते हैं? ओवर ड्यू, वो लायबिलिटी बन जाती है। लास्ट बात, कैन फरहान बी हेल्ड लायबल फॉर द लोन इफ दानिश रिलीजेस हिम बिफोर द ड्यू डेट? कैसे? कैन फरहान बी हेल्ड लायबल इफ दानिश रिलीज कर दे उसको बिफोर द ड्यू डेट? तो रिलीज उसको कर देना, ठीक है, दानिश इसको रिलीज कर दे, बाकी ये दो तो पे करेंगे ना, और फिर लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ में फरहान बख्शा तो नहीं जाएगा। बात समझ आई है? तो उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है वो। क्लियर हो गया? पढ़ना चाहते हो सोल्यूशन पढ़ लो एक दफा, फिर मैं अगले पॉइंट पे चलूं। जी, देन अब अगला रूल आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। कौन सी? मुझे आज याद कराना, मैं कर देता हूँ, आज कर देता हूँ। अच्छा, वो आपने मैसेज किया हुआ था? नहीं, मैसेज किसी ने किया था। अच्छा, मैं एक्चुअली रात को बैठ के यूजुअली देखता हूँ, कैप 7 वालों ने मुझे नोट्स कहे हुए थे, मैंने उनको भेज दिया, मेरे जहन में भी नहीं आया कि आप मुझे एक मैसेज छोड़ देना ग्रुप में मैं उसके रिप्लाई में ना आपको PDF शेयर कर दूंगा, मुझे स्किप हो जाता है इसलिए बोल रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा जी, अब टाइम के ऊपर आने लगे हैं ज़रा। देखो, पहली बात तो ये कि मैं पहले जनरल बात करता हूँ। टाइम अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई है तो फिर भाई डेविएशन या कुछ और सोचना बनता ही नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि दानिश, आपने मुझे, आज है 15, आपने मुझे 20 दिसंबर को
गुड्स डिलीवर करनी है, या मैंने आपको 20 दिसंबर को गुड्स डिलीवर, दोनों केसेस में 20 दिसंबर इज द डेडलाइन। अब अगर दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं करती या मैं परफॉर्म नहीं, सपोज दूसरी पार्टी, चलो एक साइड से समझते हैं, मैंने डिलीवर करना, मैं 20 तारीख को डिलीवर नहीं करता, टाइम स्पेसिफाइड था इन द कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं 20 को डिलीवर नहीं कर रहा, तो क्या हुआ? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, हुआ क्या? 20 तारीख को नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं डिफॉल्टर बन गया। ये एग्रीव पार्टी क्या करेगा? सबसे पहला काम स्वाप समझ के केस फाइल करेगा फॉर दी डैमेजेस। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन मैं अब आपको उन केसेस, ये तो बहुत क्लैरिफाई है कि कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा है वैसे करें, जो टाइम लिखा है, जो जगह लिखी है वहां पे प्रोवाइड करें। मैं दानिश को कहता हूं भाई मैं आपको 20 तारीख को डिलीवरी दूंगा, दानिश कहता है आपने डिलीवरी सुंदर में, मेरी फैक्ट्री है वहां पे डिलीवरी करनी है, ये उसका एड्रेस है। अब मेरे पे बाइंडिंग है कि 20 तारीख से पहले पहले मैंने इसकी फैक्ट्री लोकेशन पे डिलीवरी करनी है। मैं अगर 20 तारीख से पहले डिलीवरी गुलबर्ग लेके चला जाता हूं इसके हेड ऑफिस में, कोई फायदा होगा? वो तो हमने ये भी पढ़ा, ये वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है टाइम एंड प्लेस वही होगी, उसमें तो कोई डेविएशन अलाउड ही नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड ना हो फिर क्या करें? फिर लॉ कहता है रीजनेबल, लेकिन फिर रीजनेबल को वो समझाता है आगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट को समझाता है कि मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर करूंगा। उसने कहा अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड ना हो तो उसने कहा पहली चीज देखा ये जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट समझो, देखो ये कि क्या टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब टाइम कॉन्ट्रैक्ट की जान है, बेशक स्पेसिफाइड नहीं है। क्या टाइम कॉन्ट्रैक्ट की जान है? जिस तरह फॉर एग्जांपल दानिश ने कहा कि सर मुझे 22 को डिलीवरी देनी है फाइनली गुड्स की, इसलिए चीजें खरीद रहा हूं आपसे। अब ये ना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का टाइम डिफाइन हो, इस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम डिफाइन है, ये तो मुझे बता रहा है कि इसका कोई और कॉन्ट्रैक्ट है जो 22 तारीख को इसने डिलीवर करना है, ये रॉ मटेरियल खरीद के उससे मैन्युफैक्चर करेगा और फिर डिलीवर करेगा, ऐसा ही होगा ना? समझ रहे हो मेरी बात? अब इसने इस कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे और इसके दरमियान है, वो तो थर्ड पार्टी हुई ना, इसके और मेरे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट उसका टाइम डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर आप अब सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस देखो तो आप कह नहीं सकते कि 22 से पहले तो हर हालत में चाहिए, या 22 क्या बल्कि 21 से पहले, क्योंकि 1-2 दिन उसे भी तो दो प्रोसेस करने के लिए। सो समझ रहे हो बात? कि बताया नहीं है लेकिन स्टिल इसेंस है, आप फेच कर सकते हो, ये इन्फर कर सकते हो कि भाई चाहिए, भाई चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? और वो भी डेट से, उस टाइम से पहले। क्या बात समझ आई? तो मैंने यूं समझाया कि देखो मेरे और दानिश के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सलमान और ये दानिश साहब हैं, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई डेट नहीं रखी, लेकिन दानिश बता रहा है कि उसने इससे जुड़ा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, इस रॉ मटेरियल पे बनाकर उसने किसी मिस्टर एक्स को गुड्स डिलीवर करनी है 22 दिसंबर को। तो मुझे समझना पड़ेगा कि बेशक ये कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं है, लेकिन टाइम इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जान है 21-22 को, 20 को, 21 को डिलीवर करना पड़ जाना ऐसी सूरत हाल में लॉ कहता है कि अगर टाइम एसेंस हो और पार्टी टाइमली डिलीवरी ना करे, सलमान साहब 20 दिसंबर तक गुड्स डिलीवर ना करें अगर, तो एग्रीव पार्टी कौन बन रहा है? दानिश। इससे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, हालांकि तोड़ा नहीं मैंने, लेकिन टाइम नहीं फुलफिल किया। सो वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। के बाद 3 ऑप्शंस हैं, बल्कि 2 कहना चाहिए, 2 को मैंने स्प्लिट किया हुआ 3 में, चलो 3 समझ लो अभी, वैसे 2 हैं। पहला बहुत आसान वाला, क्या करे? रिसेंड करे और डैमेजेस क्लेम करे। दूसरा, लॉ ने यहां पे एग्रीव पार्टी को ऑप्शन दे दी। एक तो होता है ना, देखो एग्रीव पार्टी के बाद अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या ऑप्शन होती है, या तो वैलिड रहने दे या वॉइड कर दे। वॉइड वाला ऑप्शन तो डिस्कस कर लिया हमने कि भाई वॉइड कर और डैमेजेस क्लेम कर। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा? वैलिड रहने दे। लॉ कहता है रहने दे वैलिड, और कोई जुर्माना ना ले, विदाउट एनी सखावत कर, सखी बन जा, माफ कर दे, लेट डिलीवरी भी एक्सेप्ट कर ले, या फिर लेट डिलीवरी एक्सेप्ट कर ले विद डैमेजेस। लेकिन इसके लिए उसे बता दे कि भाई डैमेजेस डालने वाला हूं,
एक्सेप्ट कर लेता हूं तू लेट लेकर आया, 21 तारीख को ला रहा है, गुड्स एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेट डिलीवरी, लेकिन डैमेजेस क्लेम करूंगा तुझसे। इसके लिए उसे नोटिफाई कर दे, एग्रीव पार्टी में kept it valid, keep it valid, claim damages and notify his intention to claim। इसका मतलब है अगर ये खामोश रहा तो ये एक्सेप्ट कर रहा है लेट डिलीवरी विदाउट डैमेजेस, और अगर इसने मुझे डैमेजेस डालने हैं तो एटलीस्ट मुझे क्या करे, नोटिफाई कर दे। क्या बात समझ आई? सो पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि अगर टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो एग्रीव पार्टी के पास दो ऑप्शन बचती हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, रिसेंड करे, डैमेजेस क्लेम करे। नंबर 2 कि वैलिड रहने दे विद डैमेजेस या विदाउट डैमेजेस, और अगर विद करना है तो नोटिफाई करे अगले को बताए कि भाई मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं तेरे पे मेहरबानी करके, लेकिन जुर्माना देना पड़ेगा तुझे, जितना मेरा नुकसान हो रहा है उतनी तलाफी तुझे करनी पड़ेगी। क्या बात समझ आ गई? तब भी इसेंस समझी जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे ना पॉइंट आता है कि क्या इतना डिटेल्ड केस आई कैप आपको इस तरह देगा? तो मैं दो बातें बताता हूँ। आई कैप ने कुछ क्वेश्चन, मैं अभी करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिसमें उसने खुद बता दिया है, अज्यूमिंग टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आंसर करो अपना। बात समझ आई? केस समझाने की बजाय उसने आपको केस स्टडी देके साथ बोल दिया अज्यूमिंग टाइम इज द एसेंस, यानी वो चाहता है आप ये वाला आंसर करो। दूसरा सिनेरियो, रीसेंट पेपर्स में 2023 की एक अटेम्प्ट है, वो भी करवाऊंगा, बल्कि आज घर से भी करने के लिए दूंगा, शायद अभी करवा दूंगा, घर से नहीं दूंगा, आप लोगों ने फिर पता नहीं उसमें क्या क्या बना के ले आना है। ठीक है, सो चलो देखते हैं उसको देना है कि क्या करना है। वो वैसे लर्निंग वाला क्वेश्चन है, वो मज़ा आएगा करते हुए, वो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया। मेरा ख्याल है घर से करो, ताकि मैं चाहता हूँ आप लिख के करो, मैं करवा दूंगा, वो मज़ा, वो एप्लीकेशन ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, वापस आ रहा हूँ, क्या समझा रहा था? दूसरा एरिया, दूसरा तरीका, आई कैप सिनेरियो को इतने खूबसूरत तरीके से बनाता है कि पढ़ने वाले को समझ आ जाती है, स्टूडेंट को, कि यार ये तो टाइम एसेंस है, ये जो बात समझा रहा है ये तो कह रहा है कि भाई मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे कस्टमर आके कह रहे हैं जल्दी कर दे यार, डिलीवरी कर दे, वो कहता है नहीं नहीं 10 दिन में, नहीं नहीं 10 दिन नहीं, 6 दिन में चाहिए, 6 दिन में चाहिए। मतलब टाइम नहीं बता रहा, लेकिन उससे बता रहा है कि 6 दिन में कितनी इंपॉर्टेंट डिलीवरी है। या वो यूं कहता है कि भाई जल्दी सामान चाहिए, इससे ज़्यादा लेट ना करी, मतलब वो टाइम एसेंस समझाना चाह रहा है। वो ऐसी केस स्टडी बनाता है, ऐसी कहानी स्टोरी टेलिंग करता है कि आपको खुद फील हो जाता है यहाँ पे टाइम किसी एक पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपने फौरन से पहले उसे ले जाना है टाइम एसेंस हो। तो दोनों सिनेरियोज गिवन है आई कैप के। ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो कि अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है और टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, जैसा फॉर एग्जांपल अक्सर हम देखते हैं होलसेलर्स जो हैं वो कंपनी को ऑर्डर पास करते हैं और कंपनी कभी कभी 2 दिनों में डिलीवरी कर देती है, कभी कभी 10 दिन ले लेती है डिलीवरी में, लेकिन होलसेलर परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी स्टॉक मेंटेन किया होता है, जिसे रीऑर्डर लेवल कहते हो आप। तो उस केस में टाइम स्पेसिफाइड भी नहीं था, टाइम एसेंस भी नहीं था, तो लॉ कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होलसेलर और कंपनी के दरमियान हुआ तो फिर वो वैलिड रहेगा, वो उस पर कोई बार नहीं आएगी, उसमें ऑप्शन है ही नहीं कि भाई तुम रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ना तो टाइम स्पेसिफाइड है और ना ही एसेंस है। तो फिर ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। हाँ, होलसेलर डैमेजेस क्लेम करना चाहे, मे क्लेम द डैमेजेस रीजनेबल टाइम के अंदर ही। रीजनेबल टाइम से मुराद ये नहीं कह रहा कि कंपनी जो है वो 15 दिनों के बाद और 2 महीने बाद डिलीवरी करी, नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि हो सकता है आप ये कहो कि यार टाइम तो स्पेसिफाइड है नहीं, तो फिर जितनी मर्जी देर में कर ले। नहीं, लॉ कहता है कि अच्छा ठीक है, इस सूरत हाल में अगर होलसेलर को डैमेज लॉस हुआ है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, मे का वर्ड यूज करता है, ऑप्शन देता है। यहां तक बात समझ आ गई जी? अगर ये बात समझ आ गई तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जरा चल दूं आगे अब। लो जी, देयर आर वेरियस रूल्स रिगार्डिंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस आर गिवन बिलो। नंबर 1 कहते हैं वेयर द टाइम, मैनर और प्लेस आर प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसी, द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एट द स्पेसिफाइड टाइम, मैनर एंड, अगर टाइम स्पेसिफाइड है, जगह स्पेसिफाइड है, तो उसी जगह पे उसी टाइम में उसी मैनर में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। प्लीज एग्जांपल 14, 15 और 16 पढ़िए।
जी डन 15 14 15 16 सबको क्लियर है? चलो आगे चलूं फिर। नॉट प्रिस्क्राइब बाय, व्हेन द टाइम इज नॉट प्रिस्क्राइब बाय प्रोमिसी, तो फिर टाइम ना स्पेसिफाइड हो तो क्या करे? रीजनेबल टाइम। और अगर प्लेस ना स्पेसिफाइड हो तो रीजनेबल प्लेस। रीजनेबल टाइम क्या है? बिजनेस आवर्स 9 to 5, इंसानों वाले अवकात। ठीक है, ये नहीं है कि आप कंटेनर लेके रात 12 बजे पहुंच गए। वैसे हमारा बिजनेस टर्म्स जो हैं, कंटेनर 12 बजे के बाद ही लाहौर में घुसता है या शहर में घुसता है, तो हमारा तो सिनेरियो डिफरेंट है। और रीजनेबल प्लेस का मतलब, देखो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर मैंने सामान मंगवाया तो मैं फैक्ट्री में मंगवाया होगा, मैंने हेड ऑफिस में क्या करना है, ये रीजनेबल प्लेस है। इतनी जजमेंट एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए या पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। व्हेन द टाइम इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोमिसी, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन reasonable time. Means a working day and within usual hour of business. The question what is reasonable time in each particular case question of fact, कहता है ये matter of judgment है, इसके ऊपर कोई फाइनल हतमी फैसला नहीं है, ये केस टू केस वेरी करेगा। दूसरी बात, क्योंकि कुछ बिजनेस के अंदर रिजनेबल टाइम 1 महीने का है, कुछ के अंदर 2 महीने का है, कुछ के अंदर 10 दिन का होता है, डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो। क्या बात समझ आई सबको? When the place is not prescribed by the promisee, the contract must be performed at the reasonable place. Means warehouse हो सकता है, shop हो सकती है, not a public meeting. ठीक है? The question what is proper place? Once again it's a question of judgment. Clear हो गया जी? पढ़िए जरा एग्जाम्पल। अच्छा देखो बड़ा प्यारी बात लिखी आखिर में, जनरली द प्रोमिसर मस्ट आस्क द प्रोमिसी वेयर ही वुड लाइक द कॉन्ट्रैक्ट टू बी। हम आम लॉजिकली देखें तो प्रैक्टिकली हम दूसरे से पूछ लेते हैं भाई कहाँ भेजना है माल, इतना ही आसान है बेटे। चलो 17 और 18 पढ़ो। जरा अपनी बुक से पढ़ो। चलो मैं तुम लोगों के लिए एक चीज दिखाना चाहूंगा, तुम्हें अपनी बुक से पढ़ें प्लीज। हो गया? ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10, ऑटम 2022 का पास पेपर है। स्प्रिंग वाला तो आपके सिलेबस में बुक में एडेड है ऑलरेडी। ठीक है, ऑटम 2022 का पास पेपर। ठीक है, ये वाला तो हम डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो। मुफ्त के नंबर किए हुए हैं कि नहीं किए हुए? पहले कभी खोला इसको? नहीं तो जरा पढ़ो पार्ट 1 और पार्ट 2। ये देखो न, पहले मार्क्स देख लो, 9 मार्क्स हैं, जरा पढ़ो 5 नंबर का पार्ट, पहला पार्ट पढ़ो जल्दी से। तुम लोगों को थोड़ी तसल्ली भी दूँ ना साथ साथ। अब तुम आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज में आ रहे हो। कहाँ से आया, किस चैप्टर से आंसर? वो बिलावल वाली एग्जाम्पल याद है? उसमें हमने पढ़ा था रेवोकेशन के प्रिंसिपल। तो उसने वही पूछा कि ग्राउंड्स क्या हैं, कब कब रिवोक किया जा सकता है, और दूसरी बात उसने कहा कि डिस्क्राइब द टाइम फ्रेम। तो वो बिलावल वाली एग्जाम्पल समझाई थी ना आपको। और जरा ये दूसरा पार्ट पढ़ो 4 मार्क्स का। दो लाइनें जो अभी पढ़ी हैं, अगर टाइम में प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम एंड कितने नंबर का सवाल? 4 नंबर। 9 नंबर मुफ्त के आ गए। आसान है ना, इतने मुश्किल तो नहीं है। बात समझ आ गई? चलो आओ वापस। सो यहां से ये जो भी आपने 2 पैरा पढ़े ये वो थे। आगे चलिए जी। अब ये मैंने अभी समझा दिया। व्हेन टाइम इज एसेंशियल, द टाइम इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड was that the time should be the essence of the contract. देखो ये बेकरी वाली एग्जांपल मैंने आपको कल भी दी थी कि अगर कल आपकी बर्थडे है और कल आप जाते हो तो आप कहते हो जी बर्थडे का केक दे दें। आपके साहब से बात हुई थी, वो कि सर आज हम बहुत बिजी थे, ऐसा कीजिएगा कल ले लीजिएगा, 2 पाउंड एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, उस केक का कोई फायदा। चलो पढ़ो जरा एग्जाम्पल 19। जी डन। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम व्हेन टाइम इज एसेंशियल। तो अभी हमने पढ़े थे 2 पॉइंट्स, बल्कि 3 पॉइंट्स।
When the time is the essence but performance is not made within or at fixed time, fixed by the contract becomes voidable at the option of the, he can either number one rescind the contract and sue for damages by the caused by the non-performance, or accept delayed performance. Sorry, हाँ अब विदाउट वो इसी में मेंशन कर देगा. Promisee cannot claim compensation for any loss caused by the non-performance at the agreed time unless at the time of such acceptance of delayed delivery he gives notice to the promisor of his intention to claim compensation. क्या बात समझ आई? तो दोनों बातों को उसने unless के साथ खूबसूरती से क्लब कर दिया. क्या बात समझ आ गई है? पढ़िए फिर एग्जाम्पल 20, 21 और 22. बाकी भी पढ़ ले. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब एक ही डिलीवरी देनी है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 4 से लगानी, तो अगर उस किसी एक में भी हम डिलेड टाइम पे करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट. इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल विलफुल निगलेक्ट है, यानी कि आप बहुत जान के उसे तोड़े और शो कर रहे हो कि अगली बार भी नहीं परफॉर्म करूंगा, तो फिर तो ये एंटिसिपेटेड ब्रीच की कैटेगरी में चला जाता है. और अगर ये बाय इनोसेंट मिस्टेक है देन आप यूजुअली इसमें रीनिगोशिएट कर लेते हो कि कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं किया तो अगली बारी मुझे कंपनसेट कर दी उसके अंदर, और जितना लॉस इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने से आया यानी इस हिस्से को, उतना मुझे डैमेजेस दे दो, बाकी चलता रहेगा वैसे ही, बाकी अलाइव रहेगा. ठीक है, इस तरह होता. कौन से वाले बेटे एग्जांपल? 21 में कहता है महद मॉमिस टू बाय सप्लाई इतने टू ऑन फेस, महद डिलीवर्स ऑन दिस, नदीम एक्सेप्ट द डिलेड डिलीवरी व्हाइल स्टेटिंग क्लियरली. 20 कौन सी पढ़ूं? नहीं, वो अगर नदीम कहे कि मैं नहीं डैमेजेस क्लेम करता. हाँ, तो 22 एग्जांपल है. वो 22 है, पढ़े देख लो. अच्छा, वो इंडिकेशन वाली है जो वो महद ने कहा है ना उसको कि आप डैमेजेस पे करो, तो नदीम नहीं पे करता. तो क्यों? लायबल है, क्यों नहीं पे करता? सही, केस फाइल करो डैमेजेस के लिए, सूट फॉर डैमेजेस, सिंपल, सूट फॉर डैमेजेस. राइट है ना, लॉ ने दे दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही है, रेड सिग्नल पे रुकना है. यही कहना चाह रहे हो ना कि क्यों, अगर वो ना दे फिर क्या करोगे भाई? के सूट फॉर डैमेजेस. आप अक्सर देखते हो ये डिफेमेशन के केस जो डिफेम करते हैं एक दूसरे को, सेलिब्रिटीज एक दूसरे पे केस फाइल करते हैं, कोई नुकसान नहीं किया होता, लेकिन चूंकि एक दूसरे के बारे में कोई वर्ड ऑफ माउथ यूज़ किया, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए होते हैं जो कि शायद अलार्मिंग होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना फाइल कर होते हैं. वो क्या है? सूट फॉर डैमेजेस है. लेकिन उसमें प्ली क्या करते हैं या रीज़न क्या बनाते हैं? डिफेम किया इसने मुझे, सिंपल. हाँ, देखो मैंने पहले भी कहा, अगर प्रैक्टिकली देखोगे ना तो लोग जानते हैं एक दूसरे को, पार्टीज इसी मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं ना, तो एक दूसरे को जानती हैं, मुल्क के हालात जानती हैं, तो एक दूसरे के साथ कंपनसेट कर लेती हैं विदाउट एनी डैमेजेस, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लेती हैं. ठीक है, अदरवाइज लॉ राइट देता है, लेकिन हम करते नहीं ना यार. देखो मेरा आपके साथ बिजनेस रिलेशन है फ्रॉम द लास्ट 10 years, और मैं बड़ा नुकसान भी पी जाऊंगा कई दफ़ा, या आप भी पी जाओगे. बात समझ आई है? सो ये वजह है. तो लॉ मौजूद है, करना चाहो करो, लेकिन वो तुम देखो, मैं तुम्हें एक मज़ेदार बताता हूँ. मैं तुमसे महीने का सपोज 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाता हूँ इस बार मुझे कोई 1-1.5 लाख नुकसान हो गया, तो क्या तुम्हारे पास केस फाइल करके अपना 10 लाख का दरवाज़ा बंद कर दूँ? कभी नहीं बंद करूँगा. मैं अगले महीने रगड़ा लगा लूँगा. यस, रियलिटी, अगले महीने प्राइस को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके तेरे से कंपनसेशन ले लूँगा. मैं यही समझाना चाह रहा हूँ. नहीं, या दूसरा भी कहें, हम ये वाली बात ना भी करें, हम मटेरियलिस्टिक बात भी करें कि मेरा फायदा है ना, 10 लाख रोज हर महीने की इनकम आ रही है, मैं कभी ये दरवाजा बंद नहीं करना चाहूंगा आपको नाराज करके. ठीक है, ये पॉइंट है जी. लो जी, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल. तो मैंने कहा फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, आप कंपनसेशन ले सकते हो डिले डिलीवरी की. So कहते हैं when the time is not the essence and the performance is not made within or at fixed time, the contract is not voidable at the option of
the promisee, but the promisee is entitled to claim compensation from the promiser for any loss caused to him by such failure. कॉन्ट्रैक्ट की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैलिड रहेगा. होलसेलर डैमेजेस क्लेम करना चाहे तो कर ले. जी क्लियर. पढ़िए जरा एग्जांपल 23. जी चलूं आगे. नहीं इसमें नहीं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट है ही वैलिड, आपको लेनी पड़नी है डिलीवरी. अगर आप नहीं लेते तो वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बन जानी है और आपका बड़ा गर्क हो जाना है. ठीक है. प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पास पेपर का क्वेश्चन, जरा मैं ये खुद पढ़ाना चाह रहा हूँ. उसकी रीजन, GF एग्रीड टू सप्लाई इतने कैंस उसने रियाज ग्रोसरी RGS को डिलीवर करने थे. अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट डिलीवरी डेट थी 31 अगस्त की. ऑन द ड्यू डेट GF ने रिफ्यूज कर दिया टू सप्लाई द कैन. GF ने कहा नहीं देना भाई. अंडर द प्रोविजन डिस्कस कीजिए राइट्स ऑफ RGS इन द अबव सिचुएशन assuming the time was the, this is one of the way जिसमें एग्जामिनर तुम्हें उस तरफ खुद ही ले गया. उसने केस में नहीं समझाया लेकिन तुम्हें खुद ही ले गया. अब बताओ कौन कौन से होंगे. 3, वही दो कह लो या 3 कह लो. वॉइड रिसेंड करना है और डैमेजेस क्लेम, या वैलिड रहने दे या विदाउट डैमेजेस. नोटिफाई करना जरूरी. शाबाश, समझ आ गई बातें. अगला पार्ट पढ़ो. What would be your answer in A above? तुम्हारा आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? If GF supplied the can on 12 September, ठीक है, लेट डिलीवरी कर रहा है अगस्त की बजाय सितंबर में, and RGS accepted the performance. RGS ने डिले डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है बट suffered a loss on account of delay. तो वही दो बातें. ठीक है, नोटिफाई करके डैमेज ले लिया, नोटिफाई नहीं करेगा तो डैमेजेस नहीं मिलेंगे. आगे चलते हैं जी. प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 जरा पढ़ते हैं. On 19th January 2022, Potassium Farms agreed to supply 500 kg of strawberries to NIL on 15th February 2022 at a discounted price to be paid in advance. NIL agreed to the condition and paid the amount to PF in advance on 20th January. उसने एडवांस भी पे कर दिया. NIL had a plan to introduce strawberry milk, flavored milk in March. On 15 February, PF फेल हो गया डिलीवर करने से टू NIL. PF ने गुड्स डिलीवर करनी थी जिसका वो एडवांस ले चुका था, लेकिन ड्यू डेट के ऊपर वो डिलीवर करने में फेल हो गया. नंबर 1, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू. तो वही वाली बातें. अब मुझे बताओ टाइम एसेंस है कि नहीं, कैसे? अब समझ आई बात की. ये दूसरा अंदाज है रिफ्लेक्ट करने का कि टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. उसने कहा उसने उससे फ्लेवर्ड मिल्क बनाना था मार्च में, टाइम नहीं बताया लेकिन उसने तरीका बता दिया, एसेंस है. क्लियर सबको? दूसरा पार्ट, व्हाट वुड बी योर आंसर इन ए अबव इफ PF फेल टू डिलीवर, ऑफर टू डिलीवर ओनली 300 kgs ऑफ स्ट्रॉबेरी टू NIL ऑन द ड्यू डेट. सोचो सोचो. और सोच लो कोई अच्छी चीज, और सोच लो कोई अच्छी चीज, पुराना नॉलेज भी सोच लो कुछ. होल लायबिलिटी होनी चाहिए. तो फिर अब और बताओ. बिल्कुल सही पहुंचे हो. देखो भाई लायबिलिटी 500 की दी, 300 की कैसे हो सकती है? हमने तो बड़ा, अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट है तो फिर होल डिलीवरी होनी चाहिए ऑब्लिगेशन की. जी और कुछ सोचो इस पे. सही पहुंचे हो. और सोचो इस पे, इम्प्रोवाइज करो और चीज को. ही में हाँ, अब इस पे क्या कहते हैं हम इसको? सोचो सोचो सोचो. पढ़ के आए हैं. नोवेशन नहीं, क्या पार्टीज एडिशन? देखो एग्जामिनर कहां तक लेके गया आप लोगों को. भाई मुझे आंसर यूं लिखना चाहिए कि पहली बात 300 डिलीवरी एक्सेप्टेबल नहीं है. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होल ऑब्लिगेशन की होनी चाहिए. लेकिन अगर ये दोनों राजी हो जाएं तो इट वुड कॉन्स्टिट्यूट एज एन ऑल्ट्रेशन. बात समझ आई है? कहां से कहां पे चला गया है. क्लियर हुई? लेकिन यहां पे इसने इसका आंसर सोल्यूशन में भी गलत था. वो इसको रेमिशन में लेके गया है. रेमिशन कभी नहीं होती. रेमिशन हमेशा पैसों में नजर आती है कि आप 5000 लेना था, आप 3000 में सेटल कर लेते हो. रेमिशन ये नहीं है कि 500 kg लेनी थी स्ट्रॉबेरी और 300 kg ले लेते हो. तो ये गलत है. आप ऑल्ट्रेशन इज द राइट आंसर. ठीक है जी. चलो जी आगे पढ़ना तो पढ़ लो सोल्यूशन, मुझे कोई एतराज नहीं. बेशक भी पार्ट पढ़ लो, बस बाकी खैर है.
देखो उसने पहले डिस्कस किया, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। फिर दूसरे पैराग्राफ में उसने डिस्कस किया कि ये तो ऑल्ट्रेशन भी तो हो सकती है, आप क्यों रुक गए, अपने आप को रोक लिया है, ये ऑल्ट्रेशन भी तो हो सकती है। मार्क्स देखो जरा, सिर्फ मार्क्स देखो, इसके पार्ट के मार्क्स देखो, सियाना है वो, 2-2 नंबर रखे हुए उसने उसके। लो जी यहां तक अगर बात समझ आ गई तो मैं आप लोगों को एक पास पेपर पे लेके जाना चाह रहा हूं दोबारा, और मैं चाहता हूं, अच्छा मैं चाह रहा हूं फिर घर से करने के लिए दूं, ताकि मुझे लग रहा है कि वो जरा अगर आप करोगे तो जरा दिमाग के ढक्कन थोड़े से खुलेंगे बेटा ये क्वेश्चन है काजिम वाला, काजिम एग्रीड टू सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ऑटम 2022 का पास पेपर है, ये बुक में नहीं होगा बेटे, ऑटम 2022, मैं ऊपर से बता देता हूँ, ये देखें ये वाली अटेम्प्ट है जी, हाँ जी पिक्चर लेने ले लें, सितंबर यानी कि ऑटम 2022 का पास पेपर है, और उसका क्वेश्चन नंबर बेटे 5 है, सॉरी 5 नहीं 6, ये किधर गया 6 का 9 था, सॉरी मैंने इधर से, मुझे विजिबिलिटी मेरी बहुत डैमेज हो जाती है। लो जी एक मिनट ठहरो, लो जी अब करो जरा, पहले इसका ये पिक्चर लो, इस पार्ट की ले ली पिक्चर, अब इसका बी पार्ट की भी एक पिक्चर ले लो, ये भी है बी पार्ट भी, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन नंबर पार्ट ए और पार्ट बी करके आना है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, ग्रुप में सेंड कर दो चलो। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों बहुत पार्ट ए और पार्ट बी दोनों बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, तो प्लीज जरा इस पे दिमाग लगा के और लिख के सॉल्व करना है, जबानी कोई नहीं करेगा, ठीक है। आपके पुराने जितने भी इस रिलेटेड टॉपिक है ना, उसने इतने खूबसूरत मर्ज किए, और ये ऑब्वियसली आप जब इसको लिखोगे बैठ के तो आपको बहुत सी पुरानी यादें भी आएंगी कि आपने अच्छा ये चीज़ें भी कर ली हैं। चलो जी आगे चलो कायम कहाँ से हो गया, कितने बजे आना सर ने, अच्छा सर आ गए, चेक तो करें, पता तो कर लो सर आ गए कि नहीं आए, अच्छा कल ठीक है, फिर अल्लाह ताला सबको साइंस फरमाए, थैंक यू।